परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्न है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे जूनियर भर्ती की परीक्षा रही हो या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, अर्थात आप हिंदी की किसी भी तैयारी को कर रहे हो, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितना पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना उसमें से आया। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ने का मेन उद्देश्य होना चाहिए ताकि आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक नई सीरीज। पहला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? कुआनो नदी सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। ये बीएड के एंट्रेंस में, यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग यूजीसी नेट या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो हिंदी विषय से, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नों की सीरीज। तो सभी प्रकार की हिंदी की परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। तो देखिएगा, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? कौन है प्रश्न पूछ रहा है। कुआनो नदी के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत या नरेश मेहता, कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है ये कविता है कुआनो नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पे विशेष ध्यान देना, हमको नहीं छूट जाता है। तो कौन सा महाकाव्य नहीं है? प्रश्न है, लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण या कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो महाकाव्य नहीं है? तो आप सभी को जानकारी पूरी होनी चाहिए कि इसमें से कुरुक्षेत्र ऐसा है जो महाकाव्य नहीं है। कुरुक्षेत्र एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की और यह महाकाव्य नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? आधे अधूरे, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? आधे अधूरे आप जानते हैं मोहन राकेश की रचना है। बकरी आपको पता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी क्या है? ये सब एकांकियां हैं। और स्वदेशी दीपक की रचना कौन सी है? तो स्वदेशी दीपक की रचना कौन सी हो जाएगी? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेशी दीपक की रचना है। कई लोग कई बार कहे कि थोड़ा सा सर बड़ा बनाइए वीडियो, तो ये मैं पहली बार 50 क्वेश्चन के आसपास लेके आया हूं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। चलिए देखिएगा, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? ये प्रमुख वाद हैं और वाद से प्रश्न जरूर आते ही आते हैं। तो भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट की, भट्ट लोलट की, भट्ट नायक या आनंदवर्धन की। हम रुक के चलेंगे ताकि आप सभी लोग इसके प्रश्नों के आंसर देते चलें और सोचते चलें। तो चलिए बताइएगा, मम्मट की अवधारणा क्या है ये जानते चलते हैं। मम्मट ने जो है अलंकार संप्रदाय की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, मम्मट ने अलंकार संप्रदाय की थी। भट्ट नायक का पूछ रहा है, भुक्तिवाद का पूछ रहा है, तो भुक्तिवाद के कौन है? भट्ट नायक जी हैं। भुक्तिवाद के कौन है? भट्ट नायक जी हैं। और आनंदवर्धन ने क्या किया था? ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किसका? ध्वनि का। ध्वनि संप्रदाय किसका है? आनंदवर्धन का है। एक जरूर पूछता है, ज्यादा पूछा गया प्रश्न, उसको भी दोहरा लेते इसी में हम लोग। पूछ रहा रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय के कौन थे? भरत मुनि थे। ये पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो मधुसूदन सरस्वती, रामानंद, रूप गोस्वामी या रामानुजाचार्य। किसकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि? ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किसकी रचना है? ये पूछा जा रहा है आपसे, उज्ज्वल नीलमणि जो है किसकी रचना है? तो ये गोपालन स्वामी की है। किसका है? रूप गोपाल स्वामी की। किसकी रचना है? रूप गोपाल स्वामी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक कै करता, एक कै ब्रह्मा सबन का भरता।
के रचनाकार कौन है? कबीरदास, मकूलदास, तुलसीदास, रहीमदास। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पंक्तियां देना, कथन पूछना और रचनाएं, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से प्रश्न 100% आते ही आते हैं, तो ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। सर्वव्यापी एक तुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक है करता, एक है ब्रह्मा सबन का भरता। प्रश्न का करा रचनाकार कौन है? कबीर है, तुलसी है, मकूलदास है या रहीमदास जी। किसने इसको लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? मकूलदास जी। मकूलदास जी। अजगर करण चाकी, पंछी करण आकाश, दास मलुका कह गए, सबके दासा राम। ये भी उन्हीं की रचना। आगे, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी की कवित बखान पक्ति है। भाषा प्रवीण सुलक्ष सुछंद सदा रहे, सो घन जी की कवित बखान पक्तियां किसकी हैं? घनानंद की, बोधा की, ब्रजनाथ की या रत्नाकर की। ये रचना किसकी है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी रचना है। तो यह रचना जो है, यह पंक्तियां जो है किसकी हैं? ब्रजनाथ की। ब्रजनाथ की रचना कौन सी है? पंक्तियां कौन सी है? भाषा प्रवीण सुछंद सदार है, जो घन, यहाँ पे घन को देखकर घनानंद नहीं मारना है, घन देखेंगे तो ब्रजनाथ मार देंगे, ठीक है। हाँ, बादल में बिजली भी होती है, ब्रज भी होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, कि कवि हैं केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी या राजेश जोशी। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे कौन? धूमिल जी। धूमिल जी की रचना है संसद से सड़क तक, और यहीं से लिया गया है। आधा तेल आधा पानी है। चलिए, धूमिल जी होंगे किसके? संसद, संसद से सड़क तक इनकी रचना भी है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? प्रश्न पूछ रहा है निराला, पंत, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र। किसने जो है मुक्त छंद का आरंभ किया था? मुक्त छंद माने छंद मुक्त कविता, जिसमें किसी प्रकार का लय ताल की जरूरत नहीं है। तो ये किसने किया था? निराला जी ने। निराला की पहली कविता थी छंद मुक्त, कौन सी? जूही की कली। जूही की कली, नोट कर लीजिएगा। जूही की कली पहली कविता थी मुक्त छंद में। लेखक कौन थे? निराला जी थे। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी, मैथिली, मगही या खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। किसके? छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। और छायावाद की भाषा ही पूरी की पूरी कौन थी? हिंदी खड़ी बोली थी। कैसी थी? हिंदी खड़ी बोली थी। तो जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, भाव है, पंक्तियां देके रस छंद पूछता है। तो श्रृंगार का रस है, विरह का है, करुणा का भाव है या विरह या रहस्य का भाव है। तो देखिएगा फिर से, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा भाव झलकता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या श्रृंगार का है? नहीं, नायक नायिका यहाँ पर नहीं है। विरह का है? हाँ, विरह का तो है लेकिन पूरा पूरा नहीं है। करुणा का क्या, रो रहा कोई? नहीं। इसमें क्या है? विरह और रहस्य दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? विरह और रहस्य, क्योंकि दीपक जल में विरह भी है और कहीं न कहीं कुछ छुपा हुआ रहस्य है, क्योंकि दीपक ज्ञान का प्रतीक होता है, तो रहस्यात्मक चीज इसमें कही गई है। आगे अगला प्रश्न पूछ रहा है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या है? माने हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या है, अर्थात ये क्या है? प्रणय गीत, प्रेम गीत है, शोक गीत है, प्रयाण गीत है या हास्य गीत है? ये किस प्रकार का गीत है, किस भाव का गीत है, ये यहाँ पर बताना है। क्या प्रणय गीत है या फिर शोक है या फिर प्रयाण है या हास्य गीत है? तो बिल्कुल सही आप लोग हैं, ये कौन सा गीत है? प्रणय गीत है। बिल्कुल सही है, ये कौन सा गीत है? प्रणय गीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? उषा कविता में किसका जो है शब्द चित्र है? मानव का, दानव का, प्रकृति का या पशु पक्षी में?
उषा नाम की कविता में किसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइएगा। उषा नाम की, नाम ही है उषा, किसको कहते हैं? सूर्योदय को जो पहला प्रभात होता है उसे उषा कहते हैं। तो इसमें किसका शब्द चित्र है? प्रकृति का। उषा में किसका शब्द चित्र है? प्रकृति का। चलिए अगला प्रश्न। जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? गीत बेचता हूँ, गीत बेचने वाला किस कविता की पंक्ति है? रोटी, उषा नहीं, आपने उषा पढ़ लिया अभी। उषा में प्रकृति का वर्णन है। स्वदेशी शासक या गीत फरोश? गीत है तो क्या हो जाएगा आंसर? गीत बेचता हूँ किसकी रचना है? किस कविता से लिया गया है? गीत फरोश से। गीत फरोश से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश से ये लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जनतंत्र का जन्म, अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ये प्रश्न पूछ रहा है। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा की है, दिनकर की है, शमशेर बहादुर सिंह की है या धूमिल की है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो जनतंत्र का जन्म जो है किस कवि की रचना है? रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। जनतंत्र का जन्म दिनकर जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार है? देखिएगा, आंचलिक कथाकार पूछ रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आंचलिक कथाकार है? जो आंचलिक कथाकार है, आंचलिक माने होता है क्षेत्र विशेष का, ग्राम विशेष का या ग्रामांचल का। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कमलेश्वर हैं या फरीदकोट नाथ रेणु हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आंचलिक कथाकार कौन है? आंचलिक कथाकार कौन है? फरीदकोट नाथ रेणु। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आंचलिक कौन है? फरीदकोट नाथ रेणु। फरीदकोट नाथ रेणु जो है आंचलिक रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, वापसी या सुभान खां या परिंदे? किस कहानी के पात्र हैं कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। बहुत जबरदस्त कहानी है, आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका नाम है क्या? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौर शनि अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से? हिंदी भाषा का संबंध किससे है, ये आपको बता देना है। तो ये बता देना है हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का संबंध किससे? सौर सैनी अपभ्रंश से है। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है? पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो खड़ी बोली है उसे जाना जाता है। तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है। दो और भाषाएं आते हैं, वो भी जान लीजिए। एक राजस्थानी आती है और एक क्या आती है? गुजराती आती है। ठीक है, तो ये तीन भाषाएं दो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है? फिर देखिएगा, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। रचना अवधि में नहीं है। पद्मावत, कवितावली, मधुमालती, हंस जवाई। कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है? तो देखिएगा, पद्मावत अवधि में है। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कवितावली, मधुमालती और हंस जवाई, इसमें से बताना है कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है। तो रचना कौन सी नहीं है? कवितावली। तुलसीदास की रचना कौन सी है? कवितावली जो है वह अवधि में नहीं है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देसिल बनया सब जग मिठा। प्रश्न है देसिल बनया सब जग मिठा किसका कथन है? देसिल बनया सब जग मिठा किसका कथन है? ये कथन किसका है? तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का या विद्यापति का? देसिल बनया सब जग मिठा किसने कहा है? ये कहा है किसने? विद्यापति ने। विद्यापति का कथन है देसिल बनया, मतलब देसी ने सबको मीठा, भाषा क्या है? बहुत ही मीठी है, ये कहा गया है विद्यापति द्वारा। अगला प्रश्न है, कह रहा है हिंदी नई चाल में ढली
1873 ईस्वी में किसका कथन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कथन हिंदी नई चाल में ढली थी। किसने कहा था? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी दास वाजपेयी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके पहले हिंदी उर्दू एक जैसी थी, तो हिंदी को उर्दू से अलग करते हुए एक नए स्वरूप का गठन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में, 1873 में। किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह किसका कथन है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी। किसने ये कहा था? ये कहा था किसने? बताना है आपको, रामचंद्र शुक्ल ने। माने गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? भरत मुनि ने, हमने आपको बताया था, नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें रस का उल्लेख किया गया था। किसकी रचना थी? भरत मुनि की थी। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा था? अपभ्रंश को क्या कहा था? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा। क्या कहा था ये बताना है। क्या कहा था भरत मुनि ने? अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध, अपभ्रंश को क्या कहा था? अशुद्ध कहा था। किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्थापक जरूर पूछता है संप्रदाय से एक प्रश्न। वल्लभाचार्य अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, किस संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, ये पूछा है आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी? किसके थे? शुद्धाद्वैत के। किसके थे? शुद्धाद्वैत के। ठीक है, शुद्धाद्वैत के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो वल्लभाचार्य किसके संस्थापक थे? शुद्धाद्वैत के थे। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना। आचार्य कवि कौन नहीं है? केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास या ब्रजवासी दास। तो केशवदास आप जानते हैं रचनाएं उनकी है। चिंतामणि की रचनाएं आपको पता है, वो रचनाएं लिखे हैं। भिखारी दास ने लिखा है। किसने नहीं लिखा है? तो नहीं लिखा किसने? ब्रजवासी दास ने। तो आंसर से हो जाएगा डी, ब्रजवासी दास ने रचनाएं नहीं लिखी हैं, वो कवि नहीं थे। आगे आचार्य कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कर्मवीर के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त, पराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी। कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? तो कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर का संपादक किया था। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का क्या किया था? संपादन किया था। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? किस धातु से बना है ये प्रश्न पूछ रहा है। भाष से, भाष से, भाष या भाष से। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? किससे? भाष से, भाष से, भाष से या भाष से। तो आंसर नंबर सी इसका से हो जाएगा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। कौन? भाषा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। श्याम, नदी, बचपन और पानी। भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, अवस्था गुण को कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा अवस्था और गुण है ये बता देना है आपको। कौन सा है? बचपन। बचपन कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है ये आपको बताना था। तो सबसे सही है इसमें क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। चलिए अगला प्रश्न। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैव या शैल।
शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? तो शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव। ठीक है, शिव का विशेषण शैव हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया जैसे जगवाया, उठवाया, बुलवाया, ये होता है प्रेरणात्मक, किसी कार्य की प्रेरणा देना। द्विकर्मक क्रिया माने जब क्रिया जो है दो कर्मों के साथ कार्य करती है। संयुक्त क्रिया जब क्रिया दो क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया माने जब कोई कार्य, जब कोई क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो यहाँ पर घर पे क्या हो गया? पहुंच गया था, वो पहुंच गया, तो ये कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के भेद कितने? 3, 5, 6, 7 आपको बताना है। भूतकाल के कितने भेद हैं भाई? भूतकाल के कितने भेद हैं? सभी को पता होना चाहिए। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद हैं। अगला, ये तो हमको लगता है कि हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवियत्री, कवियत्री, कवित्री, कवियानी। आप बताएंगे इसका आंसर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसको छोड़ दे रहे हैं इस प्रश्न को, आगे बढ़िएगा। निम्न इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? एक प्रश्न हमने छोड़ा, उसको आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से, के लिए। अपादान कारक, अलगाव को अपादान कारक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। आंसर क्या हो जाएगा? अपादान से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किसका कारण है? अपादान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पधन अवन, पधन वन, पोधन अन, पौधन अन। दोनों चीजें बताइएगा। पवन का संधि विच्छेद और पवन किस संधि का है, ये आप कमेंट बता देंगे। लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताएंगे। क्या हो जाएगा? पधन अवन, पधन वन, पोधन अन। क्या हो जाएगा? पोधन अन। पोधन अन बराबर क्या? पवन। कौन संधि है, ये आप बताएंगे, कमेंट में करिएगा। कौन संधि है, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? पोधन अन। अगला प्रश्न, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बता देना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या दीर्घ समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा क्या? अव्ययी भाव। यथाशक्ति में क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। यथा, यथा, ठीक है। इस प्रकार के शब्द जब आते हैं, आ, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? यथाशक्ति, सॉरी, ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है, जिसमें पहला शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब साहित्य में होता है जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित न हो। तो जिस भी समास में या जिसम का भी पहला शब्द अव्यय होगा, वह अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? कौन सा है? दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या जयशंकर प्रसाद? निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि है? कौन सा है? मैं आपको अभी बता चुका हूं। छायावाद का आरंभकर्ता कौन है? छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटना से प्रभावित कौन सी कहानी है? सुभान खां, लालापन की बेगम, मधुआ, मलबे का मालिक। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से प्रभावित थी? ये आपको बता देना है। तो प्रश्न पूछा है कि भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित या प्रभावित कहानी कौन सी है? सुभान खां, लालपान की बेगम, मधुआ या मलबे का मालिक? तो आंसर से हो जाएगा क्या? मलबे का मालिक। मलबे का मालिक जो है भारत के विभाजन से संबंधित घटना। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? वापसी कहानी
में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी का, नरेंद्र का, अमर का, गजाधर बाबू का? इसमें से कौन से है जिसकी वापसी का जिक्र किया गया है? तो आंसर सही हो जाएगा इसमें कौन सा, ये आपको बता देना है। आंसर सही हो जाएगा किसका? गजाधर बाबू। वापसी में गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। नंददास की किस रचना का संबंध, नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? कौन? रास पंचाध्याय, रस मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत? किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? नंददास की रचना का संबंध नायिका भेद से है, ये आपको बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? रस मंजरी। क्या आंसर हो जाएगा? रस मंजरी। रस मंजरी रचना का संबंध किससे? नायिका है। रस का संबंध किसके? नायिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनंद कादंबनी के संस्थापक थे। आनंद कादंबनी पत्रिका है, ठीक है, उसके संपादन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र या राधा चरण दास? आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद देने वाले कौन है? प्रेमधन। हमने कई बार आपको कहा था आनंद देने वाले कौन है? प्रेमधन है। आनंद देने वाले कौन है? प्रेमधन है। ये आपको याद कर लेना है। आगे चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी या प्रताप नारायण मिश्र? दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे इसमें? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ठाकुर श्रीनाथ सिंह जो हैं दीदी पत्रिका के संपादक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? पथिक, बालश्रवा के बहाने, मगध, पहाड़ पर लालटेन? कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कुंवर नारायण की रचना जो है क्या है, ये आपको बता देना है। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? तो रचना हो जाएगी कौन सी, बताइए, सोच के जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, तब हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बालश्रवा के बहाने किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? बालश्रवा के बहाने। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश? लड़ाई एक जो है नाटक है जिसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश? इसमें लड़ाई का जो है कौन हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है लड़ाई के नाटककार हैं। अगला प्रश्न, और ये कह रहा है कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन है? कौवे और काला पानी एक कहानी है, इस कहानी के कहानीकार कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा? ये कौन हो जाएंगे? तो ये इसके आंसर हो जाएगा कौवे और काला पानी के रचना कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा की कहानी है कौवे और काला पानी। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा पाएँ। नमस्कार।